अच्छा, एक बात ये बताइए कि हर हफ्ते जो ये 3 मिनट प्रोग्राम है, आपके लिए सब्जेक्ट खोजना चुनौती रहता है कि नहीं? कि किस सब्जेक्ट पे मैं बोलूँ इस सप्ताह? क्यों? रहता होगा ना? मैं इसलिए कह सकता हूँ क्योंकि जब मैं लिखता हूँ ना, क्या समझे, तो कभी-कभी हेडिंग बनाने में आधा घंटा लग जाता है। लिखने में चाहे कम लगे, मतलब इतना तो नहीं लगता है, ज़्यादा ही लगता है, बट हेडिंग बनाने में कभी-कभी टाइम बहुत निकल जाता है। ठीक है? इस सोमवार जो आप लोगों का 15 अगस्त को ध्वजारोहण है, 15 अगस्त को सोमवार होगा, उसमें हमने विषय रखा है आज़ाद भारत, बुलंद भारत और चुनौतियाँ। क्या समझे? तो आप इस विषय के इर्द-गिर्द बात करेंगे। और आज जितने लोगों का ये कागज में नाम आ गया है, सबका विषय कोई रिपीट विषय नहीं है किसी का। हाँ? एक सरसरी नज़र में मुझे ये दिखता है। और जैसे पिछली बार आप कंपैरेटिवली बेटर थे, अगर देखें आप सशरीर यहीं उपस्थित होंगे, मन के साथ, शरीर तो है ही उपस्थित, मन के साथ, तो आप परफॉर्मेंस अच्छा करेंगे, है ना? तो बाकी कुछ छोड़िए, दुनियादारी, अभी क्या करना उस पर कंसंट्रेट कीजिए। ठीक है? तो बारी-बारी से आइए और अपना कार्यक्रम शुरू कीजिए। Good morning, respected sir and all my dear friends. Today I am going to share my views on geospatial technology. So geospatial refers to the collection of technologies that helps to collect, analyze, store, manage, distribute, integrate and then present geographical information. It analyze and map the earth and human societies. So basically we have three tools through which we measure this technology. The first one is GIS, Geographic Information System. Second one is remote sensing, and third is GPS, Global Positioning System. Now, where this technology can be applied? The first one is to help in disaster risk reduction. So basically, it helps in mapping of earthquake, flood, and forest fire. The second one is to find out the suitable location to generate solar energy. Then it also helps in employment generation. According to the data released in 2021, approximately 4.7 lakh people employed in this sector. Then it also helps in planning in development of national highways. It also helps in natural resource management. Now, what are the evolving challenges we are facing in India in this technologies are? The first one is India do not have any specific geo-data policy. And we don't have so much of technological knowledge. I mean, we don't have so skillful people in this sector. Then third one is we have limited accessibility of space derived data. For this technology, a specific raster and vector data is required to download the images. Now the organization that deals with this technology are, the first one is Survey of India. Survey of India provides the topo sheet through which we made the maps. Then second one is ISRO, third one is National Informatics Center, and the fourth one is Remote Sensing Application Center. That's it. Thank you. गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग क्लास। आज का जो विषय है 3 मिनट प्रोग्राम में वो है अंतरिक्ष में खेती की तैयारी। अगर मैं इसको सिविल सर्विसेज के टॉपिक से जोड़ूँ तो जीएस पेपर 3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक पार्ट है स्पेस टेक्नोलॉजी, उससे रिलेटेड है। आप सब जानते हैं कि दुनिया की जो पॉपुलेशन है बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। और पहले क्या होता था, हमारे पास एग्रीकल्चर लैंड बहुत ज़्यादा होती थी, लेकिन जैसे जैसे इंडस्ट्री आगे बढ़ी, ह्यूमन सिविलाइजेशन आगे बढ़ा, जनसंख्या बढ़ी, मानवीय वस्तुएं आगे बढ़ी, तो एग्रीकल्चर लैंड कैसी हो गई, सिकुड़ गई। तो पृथ्वी पर ही अल्टरनेटिव ढूंढे जा रहे हैं। जैसे आपने टैंक फार्मिंग के बारे में सुना होगा, टैंक फार्मिंग किया जा रहा है, हाइड्रोपोनिक्स टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जा रहा है। हाइड्रो और पोनिक्स यानी पानी में पौधों को उगाना है, कल्टिवेशन विदाउट वाटर जिसको बोलते हैं हम। क्योंकि हमारे पास प्रॉब्लम्स क्या हो रही है, जैसे जैसे डेजर्ट बढ़ रहा है, मतलब लैंड डेजर्ट में कन्वर्ट हो रही है, पानी कम होता जा रहा है, तो साइंटिस्ट अल्टरनेटिव ढूंढ रहे हैं कि अगर फ्यूचर में हमारे पास पानी का और ज़्यादा क्राइसिस हो गया तो हम खेती बाड़ी किस तरीके से करेंगे। तो उसके पृथ्वी पर ही टैंक फार्मिंग हो गया या
जो फूड हमारे पास बहुत ज़्यादा मात्रा में उगाया जाता है, उस फूड को प्रिजर्व करने के लिए एक टेक्नोलॉजी जिसको बोलते हैं फूड इरेडिएशन, मतलब आप लंबे टाइम तक, कितने टाइम तक चीज़ों को प्रिजर्व करके रख सकते हैं। इसके लिए क्या करते हैं, कुछ सीड्स रहते हैं, उनको रेडिएट किया जाता है, प्रिजर्व किया जाता है। दूसरी एक टेक्नोलॉजी है टैंक फार्मिंग। जैसे चाइना जैसी कंट्री में क्या होता है, बिल्डिंग्स ब्लॉक्स में क्या होता है, खेती को उगाया जाता है। इसका दूसरा सॉल्यूशन साइंटिस्ट ढूंढ रहे हैं कि हम यहाँ से शिफ्ट होकर के चंद्रमा पर या मंगल पर जाएं। लेकिन चंद्रमा और मंगल पर जाए बस्तियां बसाने की बहुत कोशिश हो रही है। नासा, जापान या अमेरिका इस पर बहुत ज़्यादा काम कर चुके हैं। लेकिन इसमें सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो फूड को लेकर के। अभी क्या होता है, जब स्पेस पे कोई अंतरिक्ष यात्री स्पेस पे जाता है तो उसके लिए खाने की व्यवस्था पृथ्वी पर ही ले जाते हैं। क्योंकि हम जानते हैं कि अभी अंतरिक्ष यात्री बहुत कम टाइम तक अल्पावधि के लिए क्या है, अंतरिक्ष पे जाते हैं, मंगल पर या चंद्रमा की कक्षा पर। तो उसके लिए कम मात्रा में भोजन आसानी से लिया जा सकता है। अगर इंसानी बस्तियां वहीं पर बसानी या लंबे टाइम तक अंतरिक्ष यात्रियों को स्पेस पर या चंद्रमा या मंगल पर रखना है तो उसके लिए फूड की बहुत ज़्यादा जरूरत है। और व्यवहारिक दृष्टि से पृथ्वी से बहुत ज़्यादा मात्रा में फूड को स्पेस पर ले जाना ये पॉसिबल नहीं है। तो इसके अल्टरनेटिव ढूंढे जा रहे। चाइना ने सब एक एक्सपेरिमेंट किया 1990 में। यूजियो नाम की एक मीठी मिर्च चाइना ने जो है स्पेस पे उगाई थी। और एक नासा की एक साइंटिस्ट थी, उनका नाम था केट रूबिन्स ने अंतरिक्ष में क्या किया, मूली उगाई थी। उन्होंने क्या किया, इसके लिए एक व्यवस्था रहती है जिसको बोलते हैं हम प्लांट हैबिटेट, जो टेक्नोलॉजी इसको बोलते हैं प्लांट हैबिटेट 2। और जिस चैम्बर में इस तरीके के जो फसलें उगाई जाती है उसको बोलते हैं एडवांस प्लांट हैबिटेट चैम्बर। इसमें क्या करते हैं, रेडिएशन डाली जाती है, ऑक्सीजन प्लांट की जड़ों तक ऑक्सीजन पहुंचाई जाती है। मतलब एक तरीके का वातावरण क्रिएट किया जाता है। और उसमें मूली को इसलिए चुना गया है क्योंकि मूली आसानी से लगभग 26-27 दिन में तैयार हो सकती है। तो इस तरीके की टेक्नोलॉजी पर काम किया जा रहा है। जापान के एक साइंटिस्ट हैं जो कि लगभग 500 घंटे अंतरिक्ष में बिता चुकी है। वो भी कह रहे, उनका भी कहना है कि अगर हम इस टेक्नोलॉजी को निकाल पाते हैं कि हम स्पेस में किस तरीके से स्पेस में एग्रीकल्चर कर पाएँ तो मानवीय वस्तुओं को बसाने की जो प्रोसेस है, इस प्रक्रिया को हम आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। इसको हम जो यहाँ से वहाँ बसाने का जो प्रोसेस है इसको इजीली गेन कर सकते हैं। तो और ये बहुत ज़रूरी भी है क्योंकि जिस हिसाब से यहाँ पर पृथ्वी पर पॉपुलेशन बढ़ रही है, लैंड कम हो रही है, क्योंकि हम लैंड एक्सपेंड नहीं कर सकते, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है। और जैसे जैसे क्लाइमेट चेंज हो रहा है, हमारे पास एक तो लैंड पहले ही डूब रही है, समुद्र में कन्वर्ट हो रही है, डेजर्टिफिकेशन हो रहा है, डेजर्ट में कन्वर्ट हो रही है। तो चैलेंजेस बहुत ज़्यादा लेवल पे, इसलिए वैज्ञानिक इन तकनीकों को ढूंढ रहे। इन सब बातों के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। बहुत धन्यवाद। Good morning, respected sir and everyone present. My name is Shruti and today I'll be discussing the child custody and adoption laws in India. Recently, the Parliamentary Standing Committee of Personal Public Grievances, Laws and Justice has presented its report on the review of guardianship and adoption laws in India. In this context, let us first discuss what are the existing laws on child custody and guardianship in India. So at present, with respect to child custody, Indian laws provide superiority to the father. Both the Hindu Minority Guardianship Act and the Muslim Personal Law consider father as the natural guardian. In the Hindu Minority Guardianship Act, the mother is granted custody only if the child is less than 5 years of age. And in the Muslim Personal Law, the mother is granted custody until the son reaches the age of 7 years, and in case of the daughter, until the daughter hits puberty. And it is also very important to note that there is no provision for joint custody under any Indian law in case the parents get separated. Now let us discuss what are the adoption provisions in India. According to the adoption regulation in 2017, there are certain eligibility criteria for you to become a parent of an adopted child. First of all, the parents must be physically, mentally and emotionally fit. They must be financially capable and must not have any life-threatening medical condition. Then second is that single men can only adopt a male child, but single women can adopt a child of any gender. Third is that a child can be adopted by a couple only if they have been in a marital relationship for a minimum of 2 years. So we see that there is no provision for an unmarried couple who want to adopt a child. And one more thing about the adoption regulations of 2017, which is very important to note, that it does not mention the LGBTQIA+ individuals.
So it neither allows them nor bans them from adopting a child. It simply does not mention them at all. I would like to conclude this discussion by stating the various recommendations that the parliamentary panel made in its report. The number one recommendation is that there is a very urgent need to amend the Hindu Minority Guardianship Act and the Muslim Personal Law so as to provide an equal status to both father and mother as the natural guardian. Secondly, there is also a need to amend the Guardianships and Wards Act of 1890 to introduce joint custody in case the parents get separated so that the child can get the love and affection of both the parents so as to ensure the best interest of that child. And last but not the least, the panel also recommended that the LGBTQIA+ individuals must be allowed to adopt child so that to ensure that their fundamental right to equality is preserved. Thank you. गुड मॉर्निंग क्लास एंड रिस्पेक्टेड सर। आज का मेरा टॉपिक है सरोगेसी। सो व्हाट इज सरोगेसी? सरोगेसी इज एन अरेंजमेंट इन विच अ वुमन अग्रीज टू कैरी और गिव अ बर्थ टू अ चाइल्ड ऑन बिहाफ ऑफ अनदर कपल और इंटेंडेड पेरेंट्स। देयर आर टू टाइप्स ऑफ सरोगेसी, altruistic surrogacy and commercial surrogacy. Altruistic surrogacy involves no monetary compensation to the surrogate mother other than the medical expenses and insurance coverage during the pregnancy. Commercial surrogacy includes surrogacy or its related procedure undertaken for a monetary benefit or reward exceeding the basic medical expenses and insurance coverage. Now we'll talk about Surrogacy Regulation Act 2021. Under the Surrogacy Regulation Act 2021, a woman who is a widow or a divorce between the age of 35 to 45 years, defined as a legally married woman and man, can avail of surrogacy if they have a medical condition necessitating this option. It also bans commercial surrogacy, which is punishable up to a jail term of 10 years and fine of up to 10 lakhs. The law allows only altruistic surrogacy where no money exchanges hands and where a surrogate mother is genetically related to those seeking a child. Issues with surrogacy in India. Health risk. In India, surrogates are implanted with up to 5 embryos in order to increase the chances of pregnancy. Using a large number of embryos increases health risk for babies and the mother. Multiple pregnancy increases the likelihood of requiring an operative delivery. Ethical concern. Legal status given to the practice of surrogacy in India has resulted in the rise in the child trafficking business. Law Commission of India in its 228th report titled Need for Legislation to Regulate Assisted Reproductive Technology Clinics as well as rights and obligation of parties to end surrogacy. There is the need of the hour is to adopt a pragmatic approach by legalizing assisted surrogacy arrangements and prohibit commercial ones. Thank you. Good morning to one and all present over here, respected sir. Myself Mehak, and my topic for today is Samudrayan Mission, India's first manned mission to send humans 6 km deep in ocean. The Indian government will soon start its mega ocean mission called Samudrayan to unlock the mysteries in the heart of the ocean. With this mission, India will be joining the elite club of nations such as US, Russia, Japan, China, France to have niche technology and vehicles to carry out subsea activities. Samudra stands for sea in English. The mega mission is related to the ocean and sea. It is aimed to develop a self-propelled manned submersible to carry 3 human beings to a water depth of 600,000 meters in the ocean with the suite of scientific sensors and tools for deep ocean exploration. Developed indigenously, Matsya 6000 is a manned submersible vehicle. It will facilitate the Ministry of Earth Sciences in conducting deep ocean consideration. It has an endurance of 12 hours of operational period and 96 hours in case of emergency. The manned submersible will allow scientific personnel to observe and understand unexplored deep areas by desert and intervention. The Indian government launched the Samudrayan mission in October 2021. The mission aims to boost the central government's vision of New India that highlights the growth of the blue economy as one of the 10 dimensions of growth. It supports fisheries and aquaculture,
tourism, livelihood, and blue trade, which Union Minister Jitendra Singh has said. National Institute of Ocean Technology, which is in Chennai, an autonomous institute under the Ministry of Earth Sciences, has developed a 6,000 depth rated remotely operational vehicle and various other underwater instruments. At last, the center had approved the Deep Ocean Mission at a total budget of rupees 4,077 crore for 5 years. The estimated cost for the first phase of the 3 years, that is 2021 to 24, would be rupees 2,823.4 crore. Thank you. Inspector sir and my friends, good morning to all of you. Myself Azad Singh Chauhan, and today I am here to brief on the topic ethanol blending in petrol. आजकल आप लोगों को सुनने मिल रहा होगा कि पेट्रोल में इथेनॉल की ब्लेंडिंग हो रही है, उसी पे थोड़ा सा बात करेंगे हम लोग. सो आई वाज सेइंग जो हमारे जो ऑयल मिनिस्टर हैं हरदीप सिंह पुरी, he has recently stated that India will start supplying 20% ethanol blended petrol by April 2023 to select petrol pumps, और अप्रैल 2025 के बाद पूरे कंट्री में हमें 20% इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल मिलने लगेगा. नाउ वी विल सी कि क्या है एक्चुअली इथेनॉल होता क्या बेसिकली. It is an organic compound of ethyl alcohol which has a higher combustion capacity and higher octane number. Octane number क्या होता है कि जितना ज़्यादा octane number होगा उतना ज़्यादा उसकी combustion capability होती है. तो पेट्रोल में इसको इसीलिए डाला जाता है ताकि पेट्रोल की combustion जो capacity थोड़ी बढ़ जाए. ठीक है. Now what is the need of this ethanol blending? As we all know that we are 85% dependent for the crude oil import from the worldwide. तो उसी को इंपोर्ट को कट करने के लिए और अपने फॉरेस्ट रिजर्व को इंटैक्ट रखने के लिए एक तो इसका एक बेसिक पर्पज है. दूसरा पर्पज इसका ये है कि हमारा इन्वायरमेंटल इश्यूज है, जो हम रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी उस पर थोड़ा ज़्यादा डिपेंडेंसी बढ़ाएं. दैट इज व्हाई दिस ब्लेंडिंग इज बीइंग यूज्ड. नाउ वी विल सी दैट व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ दिस इथेनॉल. इथेनॉल को बेसिकली 4 कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया है. फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन. जो फर्स्ट जनरेशन है दैट इज सोर्स फ्रॉम द कॉर्न सीड्स एंड शुगर केन्स. गन्ने और कॉर्न पे वो डिपेंडेंट है. बेसिकली एज वी ऑल नो कि ऑलरेडी दुनिया में इतनी भूखमरी फैल रही है, हंगर बढ़ता जा रहा है, तो दिस इज़ नॉट अ गुड सोर्स ऑफ एक्सट्रैक्शन. तो ये हम अवॉइड करते हैं कि इसको हम नहीं यूज़ करेंगे. सेकेंड जनरेशन इज लाइक जो वेस्ट होता है हार्वेस्टिंग के टाइम पे, जो हमारा फसल का वेस्ट होता है, लाइक राइस हस्क हो गया, व्हीट स्ट्रॉज हो गया, शुगर वेगेजेस हो गया, ये जो सब चीज़ें इनसे बनता है सेकंड जनरेशन इथेनॉल, जो हम थोड़ा यूज़ करने की कोशिश करते हैं. जैसे हम लोग देखेंगे पंजाब हरियाणा में जो राइस हस्क जलाने से जो इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन वगैरह भी हो रहा था, उसको भी ये टैकल कर सकता है. थर्ड जनरेशन का हमारा जो एल्गाई ग्रोन इन वेस्ट वाटर, सलाइन वाटर एंड सीवेज वाटर, तो इस पर हम ज़्यादातर फोकस कर रहे हैं इस टाइम पे, क्योंकि इससे हमें ना तो फूड शॉर्टेज का इशू क्रिएट हो रहा है और ना ही कोई दूसरी तरह की प्रॉब्लम्स हो रही है. नाउ विल सी कि रेट कितना है इसका प्रेजेंट टाइम पे, इथेनॉल का क्या रेट है. 61 रुपीज़ पर लीटर ये अभी चल रहा है मार्केट में. तो इट डजेंट मीन कि हम पेट्रोल में अगर इसको ब्लेंड करेंगे तो पेट्रोल सस्ता हो जाएगा. सस्ता नहीं होने वाला है, केवल हमारा उसके लिए है कि इंपोर्ट थोड़ा कट डाउन हो, हमारा फॉरेस्ट रिजर्व इंटैक्ट रहे. नाउ वी विल सी कि अभी तक इंडिया ने क्या अचीव किया है. इसमें इंडिया ने पहले टारगेट रखा था कि वी विल अचीव द 10% ब्लेंडेड इथेनॉल पेट्रोल बाई नवंबर 2022. हमने पहले अचीव कर लिया, जून में ही अचीव कर लिया हमने. और जो 20% ब्लेंडिंग का रखा था वो रखा था हमने 2030 में, तो उसको हम 2025 एडवांस कर लिया उस टारगेट को भी. ओके. नाउ विल सी कि अभी हम हमारा राइस कैसे बढ़ रहा है, धीरे धीरे कैसे कैसे ब्लेंडिंग हम बढ़ा रहे हैं. 2013-14 में 1.53% ब्लेंडिंग हो रही थी, जो कि बढ़ के 2019-20 में 5% हो गई, 2021 में 8%, और अब हम 10% पे पहुंच गए हैं. और बाई 2025 वी विल बी एट 20%. थोड़ा सा एक दो पॉइंट और बोलूंगा इसमें कि जो इथेनॉल ब्लेंडिंग से क्या फर्क पड़ सकता है. यहाँ पे 10% ब्लेंडिंग से ही हमारा जो फॉरेक्स इम्पैक्ट है 41,500 करोड़ बढ़ गया है. ठीक है. और जो 20% की ब्लेंडिंग का टारगेट रखा है, इट विल हैव अ इम्पैक्ट ऑफ $4 billion इन आवर फॉरेस्ट रिजर्व. So that's why we are focusing on this. Thank you. A very warm good morning, everyone. Today I would like to start off with the topic Operation Skylight. Under this system, India activated all satellite communication systems for 5 days from Ladakh to Andaman Nicobar Islands from 25 July to 29 July 2022, in which the Army observed the system closely. Indian Space Research Organization with other agencies participated in this. This exercise has been started taking China into account because China has developed space to cyberspace in enlarged manner. Now, why Indian Army did this operation? So the Army is working on multiple fronts so as to create space for multi-domain operators.
Recently, the war between Russia and Ukraine gives a glimpse of how cyber and electromagnetic warfare, communication, and satellite communications are used. So now the question arises, is there any plan to provide satellites to Indian Army? India at present used many of the Indian Space Research Organization's satellites. But the army will be boosted in a stronger front only when an initiative will be taken to launch GSAT-7B for army dedicatedly. Though currently Indian Air Force and Navy uses GSAT-7 series satellites. Further, what will be the benefit of GSAT-7B satellites? GSAT-7 satellite basically covers Indian Ocean region, but GSAT-7B will be focused on northern border areas. It is capable to provide support to UAS, air defense system, and other critical and fixed support platforms, and along with tactical communication support. Thank you. गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जो मेरा आज का टॉपिक है वो है भारत में जो कचरा प्रबंधन है उसमें जन सहभागिता कैसे होनी चाहिए। भारत में ठोस अपशिष्ट का समुचित प्रबंधन न केवल पर्यावरण बल्कि मानव स्वास्थ्य और परिवेश की सुंदरता के लिहाज से भी बहुत महत्वपूर्ण है। जगह जगह खड़े कचरे के ढेर न सिर्फ गांव, कस्बे और शहर की तस्वीर को बदरंग कर रहे हैं बल्कि प्रदूषण और बीमारियां भी फैला रहे हैं। देश में किसी भी हिस्से में कूड़े का अंबार अपशिष्ट प्रबंधन के प्रति जागरूकता की कमी और जन सहभागिता के अभाव को प्रदर्शित करता है। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली एक आदर्श और प्रगतिशील समाज की निशानी होती है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की 1/3 आबादी शहरी क्षेत्रों में निवास करती है। वहीं केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार यह आबादी हर दिन 1.5 लाख मैट्रिक टन कूड़ा भी उत्पन्न करती है। चिंताजनक यह है कि इसमें से देश में उत्पन्न कुल कचरे का आधा हिस्सा भी प्रसंस्कृत नहीं हो पाता। यह अप्रसंस्कृत ठोस कचरा भू संसाधन पर बोझ बनता जा रहा है। कचरा उत्पन्न करना मानव की एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, लेकिन जरूरी यह है कि लोग इसके प्रबंधन के बारे में भी जानें। अमूमन जो ठोस कचरा है उसका प्रबंधन 5 चरणों में संपन्न होता है। पहले चरण में घरों में सूखे एवं गीले कचरे को अलग अलग करके रखा जाता है। दूसरे चरण में निगम की ओर से घर घर जाकर कूड़े को एकत्रित किया जाता है। तीसरे चरण में सूखे कचरे में से पुनः चक्रित वस्तुएं जैसे प्लास्टिक, कांच, धातुएं, कागज इत्यादि को छांटकर अलग किया जाता है। चौथे चरण में अपशिष्ट प्रसंस्करण केंद्रों में कूड़े से खाद बनाने, बायोगैस निकालने, ऊर्जा उत्पादन करने, पुनर्चक्रित वस्तुएं बनाने का कार्य किया जाता है। पांचवें व अंतिम चरण में प्रसंस्करण के बाद बचे अपशिष्ट को भूमि में दबा दिया जाता है। एक कुशल ठोस अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली यह अपेक्षा करती है कि कचरे में से अधिक वस्तुएं उपयोगी तौर पर निकाली जाएं और कम से कम कचरा लैंडफिल में लाया जाए। मध्य प्रदेश के इंदौर, महाराष्ट्र के पुणे, छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर शहर ने अपशिष्ट प्रबंधन और स्वच्छता के मामले में देश भर में आदर्श मानक स्थापित किया है। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमावली 2016 देश में कूड़ा उत्पन्न करने वालों की जिम्मेदारी को भी तय करती है। अपशिष्ट प्रबंधन में सभी लोगों की हिस्सेदारी अनिवार्य है। थोड़ी सी समझदारी दिखाकर प्रदूषण के फैलाव पर रोक लगाई और जीवन की गुणवत्ता बढ़ाई जा सकती है। धन्यवाद। A very good morning to our respected sir and everyone presented here. Today, I, Malika Thakur, stand before you to throw some light on the topic, the Energy Conservation Bill Amendment 2022. Energy Conservation Bill was put in Lok Sabha on August 3, 2022 and was passed on 8 August. It seeks to amend the Energy Conservation Act 2001. It promotes energy efficiency and conservation. Important provision of bill includes the bill seeks to regulate the energy consumption by equipment, buildings and consumption appliances industries. Under it, government may seek the designated consumer to meet a maximum share of energy consumption from non-fossil fuels sources. It might specify different consumption threshold from non-fossil fuels sources consumer category. The designated consumer are industry including steel, mining, textile, cement, chemical and petrochemical.
Transport sector including railways, commercial buildings. In case designated consumer fail to meet the obligation, the bill provides for a penalty of up to rupees 10 lakh. But also empowers the central government to specify a carbon credit trading scheme. Central government or authorized agency would issue carbon credit certificate and register under the scheme. The bill also set the standards for vehicles and vessels that consume, generate, transmit or supply energy. If they fail to comply with standard, there is a penalty of up to rupees 10 lakh. Under the Energy Conservation Act 2001, State Electricity Regulatory Commission are empowered to adjudge penalties while the amendment empowers the regulate for discharging their functions. Thank you. गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग ऑल। मेरा आज का टॉपिक है झीलों में हर वर्ष बड़ी मात्रा में निकल रही है मीथेन गैस। हम सभी जान रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, पर क्लाइमेट चेंज होने की वजह से हमें भी वास्तव में इस बात से सहमत हैं कि पृथ्वी सच में ही गर्म हो रही है। जलवायु परिवर्तन होने में बहुत से कारण हैं, जिनमें से एक कारण है ग्रीन हाउस गैस। ग्रीन हाउस गैस में बहुत सारी गैसेस का कॉम्बिनेशन होता है, जिसमें है मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, ओजोन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर्स। हम सभी जानते हैं कि मीथेन गैस पर्यावरण के लिए कितनी नुकसानदेह है। मीथेन गैस एमिशन को लेकर एक अध्ययन किया गया, जिसमें वैज्ञानिकों ने खुलासा किया है और इसकी रिपोर्ट जर्नल ऑफ जियोग्राफिकल रिसर्च में प्रकाशित हुई है। वैज्ञानिकों ने बताया कि दुनिया भर में झीलें हर साल बड़ी मात्रा में मीथेन गैस को वातावरण में छोड़ रही हैं। उनका अनुमान है कि हर साल यह झीलें करीब 4.16 करोड़ टन मीथेन गैस वातावरण में छोड़ रही हैं। दुनिया भर में करीब 28 लाख किलोमीटर स्क्वायर एरिया में झीलें हैं, जो कि आकार में करीब अर्जेंटीना के बराबर हैं। अगर प्री इंडस्ट्रियल पीरियड से कंपेयर किया जाए तो आज पृथ्वी के वातावरण में मीथेन गैस का स्तर 3 गुना बढ़ चुका है। ग्लोबल वार्मिंग के मामले में मीथेन गैस कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में लगभग 28 गुना ज़्यादा शक्तिशाली है। ग्लोबल टेम्परेचर में अब तक जितनी भी वृद्धि हुई है, उसमें 25% की हिस्सेदारी मीथेन गैस की है। ग्लोबल वार्मिंग के कारण पृथ्वी का तापमान लगातार बढ़ रहा है, जिससे धरातल की जलवायु पर भी बुरा प्रभाव पड़ रहा है। ग्लोबल वार्मिंग को व्यक्तियों, सरकारों और देशों के संयुक्त प्रयास से ही रोका जा सकता है, जिसके लिए कई कदम उठाए गए हैं और बस जरूरत है तो इन कदमों को उठाए हुए जरूरत है तो उन पर अमल करने की तथा लक्ष्य को प्राप्त करने की, ताकि भविष्य में जो परेशानियां आने वाली हैं उसके ऊपर उनको रोका जा सके। धन्यवाद। Good morning to all, respected sir and all my dear friends. Today my topic is अब चांद पर पड़ेंगे महिला के कदम। जुलाई 20, 1969 में पहली बार अमेरिकन एस्ट्रोनॉट नील आर्मस्ट्रांग ने चंद्र पर पहला कदम रखा था। उसके बाद भी कई लोग गए थे, बट दे आर ऑल मेंस, उसमें से कोई भी महिला नहीं थी। लेकिन अब अमेरिका एजेंसी नासा पहली बार महिला को चांद पर उतारने की योजना बना रही है। नासा ने शॉर्टलिस्ट किए 9 महिला के नाम, इनमें से किसी एक को मौका मिलेगा चांद पर पहली बार कदम रखने का। जो 9 महिला शॉर्टलिस्टेड हुए हैं उनके नाम हैं कावला येरोन, क्रिस्टीना कोस, निकलोन मान, एनी मैकलेन, जेसिका मीर, जैस्मीन मंगोली, केट केविंस, जेसिका कैटविंस एंड स्टीफनी विल्सन. 9 women see among the 18 astronauts who train for NASA for upcoming Artemis mission with goal of sending human back to the moon. NASA have promised under this program, Artemis program, we will find the first woman who will walk on the moon. In this program, there are the 3 stages. First, Artemis 1. In this, test the space launch systems with the Cronus test flight of lunar around the sun and back. 3 launch windows are already planned for this mission. First, Salute on the 29th August and other on 2 and 5th September. In second, Artemis 2nd, this second mission will see how much it will ready to support the astronaut as the long-term mission. And third,
will find the moon surface, we will land the moon surface, and we will find the first woman and the next man who will walk on the moon. Thank you. In the name of God, who gives, and forgives. Good morning, everyone, and respected sir. So, God Almighty has provided us with lot of blessings. We can't properly thank for even a single of them. In our daily life, we have to go through a lot of situations where we have questioned and demanded to make a decision. Then there is so much confusion that what we have to choose, the proper, besides, accurate, effective, and most probably that what is worthy for us. आज के युग में ये situations ऐसी ही है where we have to decide whether a pen is more powerful or a sword is more powerful. But I am here to prove and claim that pen is really much better than the sword, and it is the most powerful. और हाँ, ये सच है, and it's a fact. What is pen? आखिर कलम है क्या? कलम वो चीज है जो कि भगवान की दी गई सबसे पहली और सुंदर शांति का प्रतीक है. It is a pen which is a source, tool and device which gives us knowledge, understandings and ultimate life truth. और मेरे विचार ये हैं कि 100 बूंद खून की भी एक स्याही के बराबर भी नहीं है. My dear friends, when God Almighty created us human beings and proved its supremacy over all the angels and other creatures, it was the knowledge of something, and that something was taught by the pen. Sword kills the man while pen gives life. Sword is aggression, suppression and cruelty, while pen is peace, love and civilization. Sword causes hatred, while pen develops love. Sword is destruction, whether pen do construction. Finally, if it was a purpose, we would have sword in our hands to prove our points, but rather we are speaking and arguing on the fact and logic that has been produced by the pen. एंड ये तुम्हारे हाथों में है कि आप अपने हाथों में पेन लीजिए, यानी कलम लीजिए या फिर खंजर लीजिए. जाते जाते मैं एक चीज कहूंगा, एक तलवार सिर्फ शरीर काट सकती है, ना कि उनके विचारों को, पर मेरी कलम काट देगी कागज और खून की स्याही से खा जाएगी उनके बुरे विचारों को. लिख दूं खामोशी या खलबली की खबर, मेरी कलम खोज सकती है उनके बुरे विचारों की कब्र. थैंक यू. मेरा आज का टॉपिक है पर्यावरण का प्रभाव. पर्यटन आज दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा उद्योग है. यह 21वीं सदी में प्रमुख वैश्विक उद्योग बनने की उम्मीद है, क्योंकि यह सभी स्तर आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक आदान प्रदान के अवसर प्रदान करता है. यह रोजगार पैदा करता है और विदेशी मुद्रा अर्जित करता है, और यह साथ ही लोगों के जीवन स्तर को ऊपर उठाता है. भारत में पर्यटन रत्न, गहने और रेडियम कपड़ों के क्षेत्र के बाद तीसरा सबसे बड़ा विदेशी मुद्रा अर्जन क्षेत्र है. अतुल्य भारत अभियान, यह भारतीय पर्यटन विभाग द्वारा एक अभियान है जो देश विदेश में भारत का प्रतिनिधित्व करता है. इसका उद्देश्य भारतीय पर्यटन को वैश्विक मंच उभारना है. अतुल्य भारत अभियान की शुरुआत 2002 में हुई और 2017 में अतुल्य भारत 2.0 और 2022-23 में अतुल्य भारत 3.0 की शुरुआत की जा रही है. भारत में टूरिस्ट अट्रैक्शन में पहले पायदान पर ताजमहल आगरा में है, और दूसरे पायदान पर द हॉली सिटी ऑफ वाराणसी, और तीसरे पायदान पर गोल्डन टेम्पल जो कि अमृतसर में है आदि है. विश्व के मद्देनजर रखते हुए कुछ आंकड़े. 2019 के आंकड़ों के मद्देनजर रखते हुए विश्व का पर्यटन कारोबार 8.9 ट्रिलियन US डॉलर रहा. 2019 की तुलना में 2020 में कोरोना के कारण 74% की भारी गिरावट आई,
और पर्यटन की दृष्टि से वह सबसे खराब वर्ष रहा। UNTWO के अनुसार 2020 में 1.3 ट्रिलियन डॉलर का जो नुकसान हुआ था उससे दुनिया को काफ़ी क्षति पहुंची थी। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF ने अपने यात्रा और पर्यटन विभाग सूचकांक 2021 में भारत को 54वें पायदान पर रखा और पहले पायदान पर जापान रहा। धन्यवाद। Good morning to one and all and respected sir. Today my topic is World Food Program. In recent development, the World Food Program has won the 2020 Nobel Prize for Peace and for its work in the field of combating hunger and its efforts to prevent the use of hunger, a weapon of war and conflicts. WFP is a branch of United Nations that deals with the hunger eradication and promotes food security in the world. It's specially focused on countries where the hunger is an issue. Its chief goal currently is to end hunger, attain good security and human nutrition by 2030. WFP functioning. WFP is funded completely by voluntary donations. It is governed by an executive board composed of 36 member states. It works in a close tandem with the Food and Agriculture Organization (FAO) and the International Fund for Agriculture Development. WFP focus areas are climate action, disaster risk reduction, gender equality, nutrition, smallholder market support. At the last, the objectives of World Food Program are WFP focus on emergency assistance as well as rehabilitation and development aid. Two-thirds of its work is in conflict-affected countries where people are 3 times more likely to be undernourished than elsewhere, to end hunger by protecting access to Food Zero Hunger 2030, supporting the SDG implementation and partnering for its result, improving nutrition and achieving food security. Thank you. Good morning everyone, respected sir. My name is Bhumi and today's my topic is World Biofuel Day. World Biofuel Day is annually observed on 10th August to highlight the importance and significance of non-fossil fuels or biofuels, the environment-friendly, sustainable and biodegradable fuels which is produced from animal waste, algae and industrial and agricultural waste. The Ministry of Petroleum and Natural Gas initiated the observance of World Biofuel Day in India in 2015. The theme of World Biofuel Day 2022 is Biofuel Towards a Carbon Neutral World. 10th August was chosen as World Biofuel Day to mark the day on which German inventor Sir Rudolf Christian Karl Diesel for the first time successfully ran the diesel engine with peanut oil in 1893. The 3 most common types of biofuels are bioethanol, biodiesel, and biogas. The benefits of biofuel include the reduction of import dependency on crude oil, support cleaner environment, and providing additional income to farmers and employment generation in rural areas. On the occasion of World Biofuel Day 2022, Prime Minister Narendra Modi dedicated second generation 2G ethanol plant in Panipat Refinery, Haryana to the nation. The 2G ethanol plant has been built by Indian Oil Corporation Limited at an estimate cost of around 900 crore. The project, based on state-of-the-art indigenous technology, will contribute to India's waste-to-wealth efforts by utilizing about 2 lakh tons of rice straw annually to generate around 3 crore liters of ethanol annually. Thank you. Good morning everyone. So my today's topic is privatization of healthcare. Privatization in healthcare means involvement of private sector in healthcare services like private hospitals, clinics, etc. It refers to the act of providing, taking ownership and responsibility of providing healthcare and services to the private sectors. Now, what are the benefits of the privatization of the healthcare? First is it provides better facilities of healthcare services as the doctor-patient ratio is less than the government hospitals and patients are given proper time for treatment. Secondly is the nation with a high population
often profit from the privatization of healthcare. Now, third benefit is free to choose. In case of private healthcare facilities, patients can freely choose doctor and the hospital services, etc. Fourthly is the improved facilities, new technologies developed, and the introduction in private hospitals. Fifth is continuous healthcare facilities. There is a lack of political meddling in private hospital as compared to government one, so they can provide continuous service at any cost. Now, what are the limitations or challenges faced by the privatization of healthcare? First is it increases the gap between the rich and the poor. Secondly, increase in expenses. Private hospitals provide variety of services but is too expensive for common people to afford. Now, third is market monopoly. Private sector can have the monopoly in market in comparison to government one. This creates unhealthy competition and may also ruin government hospitals in India. Fourth limitation is lack of guidelines for private, which may also exploit the clinic clients economically. Now, what are the measures or recommendations? First is government should make strategies regarding provision of the services provided and the quality of services and other factors. Secondly is multidisciplinary approach with public health experts taking lead role can help in establishing better healthcare environment in India. Third is computerization of health services. Input and output data according to the institutions shall be primary requirement, etc. Identify better performing. Fourth is blockwise analysis up to the sub-central level. Now fifth recommendation is state should create a health advisory committee with experts. Thank you. Good morning, all of you present here. My name is Rishabh Dev, and today's my topic is Uniform Civil Code. Uttarakhand has recently formed an expert committee for the effective implementation of Uniform Civil Code in the state. The committee will check all the relevant laws which control personal matters for the living in Uttarakhand and prepare a report on amendments to the present laws. Now, what is UCC? The UCC refers to a common set of laws governing personal matters such as marriage, divorce, adoption, inheritance and succession for all citizens irrespective of religion and gender. The Article 44 of the Constitution makes a reference to UCC and says, the state shall endeavor to secure for the citizens a uniform civil code throughout the territory of India. This is the chapter dealing with the directive principles of state policy and is therefore presumed to be advisory in nature. Dr. B.R. Ambedkar, while formulating the Constitution, had said that the UCC is desirable but for the moment it is voluntary, and thus the Article 35 was added as a directive principle of state policy. The origin of UCC dates back to colonial India when British government submitted its report in 1835, that stressing the need for uniformity in the codification of Indian laws. Now tell about its advantages. Uniformity and reduced discord. Common code would enable uniform civil principles to be applied to entire nation. UCC would help in end the gender discrimination and overall discrimination on religious ground and strengthen the secular fabric of the nation. UCC will help the eradicate many evil, unjust and irrational customs. Ease of administration. UCC would make it easy to administer the huge population base of India. Historically, not all Muslim communities were demanding separate laws. Goa is the only state in India which has uniform civil code since 1867. The uniform law, although highly desirable, but may be counterproductive to the unity and integrity of the nation. Thank you. देखो, मैं बार बार यही बोलता रहता हूँ, फिर बोल सकता हूँ कि जो आपने जैसा बोला होगा वो आप अच्छी तरह आपका दिल जानता है ना। अगर आप कैजुअल लेते हैं तो
आपको फील होगा। जैसे आप कोई भी काम करेंगे, आप किसी से पूछें या ना पूछें, आपका मन बताता है कि उसका ग्रेड क्या है। खैर, सबसे अच्छी बात जो है, बड़ी इम्पोर्टेंट जो बात लगती है, वो ये है कि तुम लोग मतलब कोई टॉपिक ले रहे हो जैसे, तो अगर इसको तुम इसी टॉपिक को आप लोग थोड़ा सा डेरिवेट कर लो। जैसे इसीलिए मैं टॉपिक भी शेयर कर देता हूँ कि कौन क्या टॉपिक पे बोला। उस टॉपिक को अगर आप नोट कर लें, जैसे कि ये हमने जो ये पर्चा बनाया, इसको आप फोटो खींच लीजिए एक, तब भी आप पढ़ते समय इस टॉपिक पे भी थोड़ा काम कर लीजिए। जिन लोगों जिनसे सुना, थोड़ा मोड़ा जो बकाया बचा हुआ है, तो आप ऐसे देखेंगे कि कम से कम महीने में आपके पास 100 से अधिक टॉपिक आ जाएंगे, 100 के आसपास टॉपिक आ सकते हैं। और आप सोचो कि ऐसे करते करते हजारों टॉपिक तो जो रिसेंटली चल रहे हैं, जिस पर आप लोग एक पर्टिकुलर रिसर्च कर रहे हैं, फिर यहाँ प्रेजेंट कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं सबके पास पहुँच जा रहा है। अब आप सोचो कि सिविल सर्विसेज में 50+ यानी 52-53 क्वेश्चन सही कर दिया जाए तो आप सिक्योर हो जाते हो। और अगर 1000 टॉपिक्स में से हम कहते हैं कि 20 टॉपिक के क्वेश्चन, 20 केवल जो रिसेंट पॉइंट ऑफ व्यू से है, कुछ ट्रेडिशनल भी है, टकरा जाते हैं, तो सोचो कि आप 50-55 नहीं 60 पार कर जाओगे। मतलब आपका ये पढ़ाई बड़ी आसान हो जाएगी कि आप निरंतर जो ट्रेडिशनल कोर्सेस में तो लगे हैं, बट यहाँ वहाँ जो दाएं बाएं करंट इश्यूज हैं उस पर जो आप पैनी नज़र रख रहे हैं, उसको अगर हज़ारों टॉपिक का कलेक्शन कर लिया, उसमें से 20 टॉपिक ऐसे हैं जिससे क्वेश्चन बन सकता है, और उसमें से 5 छोड़ दीजिए, 15 ऐसे क्वेश्चन हैं जो आप कर सकते हैं, तब तो ये 50-55 के मुकाबले 15 बहुत ज़्यादा होता है। तो सिलेक्शन के अच्छे खासे चांस बना देता है। और यही पीसीएस में थोड़ा और इजी गोइंग है। पीसीएस में थोड़ा मेरिट ऊपर जाती है, बट क्वेश्चन का लेवल अलग होता है, तो उसमें भी आपके लिए बड़ा लाभकारी रहेगा। तो आपका सेंटिमेंट्स अच्छा है, प्रेजेंटेशन अच्छा है, उपस्थिति ठीक है। कुछ लोग क्लास में नहीं आ रहे हैं या एब्सेंट कर देते हैं, कभी आते हैं कभी नहीं आते, वो तो बच्चा ये किसी भी जगह पे आप चले जाइए, पार्लियामेंट के सेशन में भी चले जाइए, सारे लोग नहीं मिलते हैं। किसी यूनिवर्सिटी में चले जाइए, सारे लोग नहीं मिलते। ये डिपेंड करता है कि आपका उस दिन का चिंता कितना बड़ा था, काम कितना अच्छा था, और आप प्रेजेंटेशन को लेकर या क्लास में उपस्थिति को लेकर के कितना ज़्यादा चैतन्य और उत्सुक थे, उस पर निर्भर करता है। तो हम तो सिर्फ आपको उकसा सकते हैं, कई चीज़ों के लिए अच्छा बोल सकते हैं। जिसको समझ में आएगा वो अच्छा करेगा भी, और जिसको नहीं समझ में आएगा वो अपने आप कहीं ना कहीं से अच्छा करेगा, बट अच्छा करना ही एक विकल्प है, इसके अलावा कोई विकल्प है भी नहीं आपके पास। तो आज का कार्यक्रम हम लोग यहीं पर ख़त्म करते हैं।